Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the second lecture of Jammu and Kashmir economy, जो मैंने आपको स्टार्ट की है इस सीरीज़ को। इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाया था वो मैंने आपको पढ़ाया कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन है जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी का, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। कुछ पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया था और इन पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको बताया था जो जम्मू एंड कश्मीर जो है यूटी एट प्रेजेंट जो है ये किसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाता है और नेशनल बॉर्डर्स किसके साथ बनाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ बनाता है और नेशनल बॉर्डर्स लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। उसके बाद मैंने आपको बोला था जम्मू कश्मीर यूटी जो है यहाँ पर हमें फॉरेस्ट्स भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर मिनरल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मैंने बोला था यहाँ पर जिंक की जो फार्मूला जो होती है ZN लेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, PB से कॉपर को हम CU से रिप्रेजेंट करते हैं, कोबाल्ट को CO से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो आपका फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट दिया होता है उसका सिंबल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये भी मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर जो इसको बाइफरकेट किया गया था, जो अरेस्ट वाइल स्टेट जो थी उसको बाइफरकेट किया गया था दो पार्ट्स में। एक बनाया गया था यूटी ऑफ जम्मू और जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया था। उसके बाद मैंने बोला था जम्मू एंड कश्मीर में जो सर्विस सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूट करता है और एग्रीकल्चर जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इसमें एंगेज है, ये ज़्यादा मेजॉरिटी पॉपुलेशन को सपोर्ट देता है। इंडस्ट्रियल को मैंने बोला था इन टर्म्स ऑफ GDP की बात करके सेकंड नंबर पे रखा था मैंने, एग्रीकल्चर सेक्टर को इन टर्म्स ऑफ GDP थर्ड नंबर पे रखा था। और टूरिज्म सेक्टर का भी मैंने बोला था ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूटी के इकोनॉमी के अंदर। फिर मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि जो GDP जो होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन GDP मैंने समझाया था आपको, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चेंज थोड़ा सा ये करना है, GDP स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें मैंने बोला था ये टोटल वैल्यू होता है जो भी हमारे पास गुड्स और सर्विस होते हैं उसका टोटल वैल्यू जो हम प्रोड्यूस करते हैं एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर विद इन ए जोग्राफिकल बाउंड्री, एक स्टेट या एक यूटी के अंदर। ठीक है, और इसको जो हम एस्टिमेट कैसे करते हैं मॉनिटरी टर्म्स में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स में। और उसके बाद जो होता है इससे क्या करते हैं GDP से हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी मेजर कर पाते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। जम्मू एंड कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर को हम देखेंगे क्योंकि ये मेजर पार्ट करता है इकोनॉमी में रोल, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की यूटी जो है एग्रीकल्चर जो है जम्मू एंड कश्मीर का और जो बाकी सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के साथ जितने भी सेक्टर्स हैं जैसे फिशरी सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर हैं, फ्लोरिकल्चर है, ये होते हैं इनको एलाइड सेक्टर्स बोलते हैं एग्रीकल्चर के साथ। डेयरी फार्मिंग ये भी एग्रीकल्चर के साथ एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर के साथ साथ ये चीज़ें भी हम देखते हैं। तो समझ आ गया एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में क्या क्या आता है। एग्रीकल्चर हो गया जो आप एग्रीकल्चर करते हो, एलाइड सेक्टर में आता है फिशरीज आपका आ जाएगा, फ्लोरिकल्चर आपका आ जाएगा, आपको आ जाएगा डेयरी फार्मिंग आपका आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर आपका आ जाएगा, ये एलाइड सेक्टर्स के अंदर आता है। जम्मू कश्मीर यूटी इज़ प्रोडोमिनेटली एंड एग्रीकल्चर एग्रेरियन इकोनॉमी। जम्मू कश्मीर यूटी जो है ये मेजरली इसकी इकोनॉमी जो है वो क्या है आपको बोलना है, जो मेजर पार्ट जो इकोनॉमी का है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, उसको बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर हो गया। Nearly 70% of population is directly or indirectly dependent on the agriculture sector for its livelihood। अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, डे टू डे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए मेजर पॉपुलेशन जो है मोर देन 70% पॉपुलेशन या नियरली अबाउट 70% पॉपुलेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो एंगेज्ड हैं किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड इसके साथ रहते हैं। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 15% GDP। देखो GDP JK की GDP में एग्रीकल्चर आप अप्रॉक्सीमेटली रखो याद 15 से 17% जो है, ये अप्रॉक्सीमेट आपको एक माइंड में पिक्चर आनी चाहिए, 15 16 17 18 इसके आसपास इसका कंट्रीब्यूशन रहता है GDP में। लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा एंगेज है, 100 में से 70 लोग जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है, लिंक है, डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। लेकिन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट जो करता है GDP में वो 15% ही करता है, मतलब कम करता है। ठीक है, उसके बाद द यूटी इज़ बेसिकली मोनोक्रॉप्ड एंड रेनफेड इकोनॉमी। जो मोनोक्रॉप्ड का मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारे पास यहाँ पर जो क्रॉप जो होते हैं वो मोनोक्रॉप होते हैं। जनरली हम सिंगल क्रॉप को ही ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेट करते हैं। हर साल हम क्या करते हैं, ज़्यादा हम राइस ही कल्टिवेट करते हैं या हर साल वीट ही कर सकते हैं कल्टिवेट, तो इस तरीके से मोनोक्रॉप्ड होते हैं, तो सिंगल क्रॉप हम बनाते हैं। ठीक है,
और रेन फेड इकॉनमी, रेन के ऊपर डिपेंड है ये इकॉनमी जो यहाँ की है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो है वो रेन के ऊपर बेस्ड होता है। ओनली अबाउट 46% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड। जितना भी हमारे पास लैंड है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लैंड ये है, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ये हो गया 50%, 50% ऊपर 50% नीचे। लेकिन अब इसको मैं ये करता हूँ, मतलब मैंने 46% बना लिया, मतलब इसको मैं शेड कर रहा हूँ। सपोज ये वाला पोर्शन हो गया 46% और ये हो गया बाकी जो आपका बच रहा है ये वाला पोर्शन, ये हो गया आपका रिमेनिंग पोर्शन ये वाला। तो 46% में ही हमें क्या देखने को मिलता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है। बाकी एरियाज़ में हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए रेन के ऊपर ही मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर हमारा बेस्ड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप बोले कि सर यहाँ पर तो रिवर्स है, रिवर्स तो फ्लो करते हैं, लेकिन हर जगह पर उसका एक्सेस नहीं है। आ रही बात समझ? कुछ एरियाज़ में पानी नहीं रहता है, ठीक है। फार्मर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज मार्जिनल फार्मर्स। देखो फार्मर जो होते हैं जम्मू एंड कश्मीर को, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है JKSS पे कैसे पूछेगा आपको, आपको पूछा जाएगा जो फार्मर्स है जम्मू एंड कश्मीर में उनको वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जब वो फार्मर्स को कैटेगराइज करते हैं हम उनको मार्जिनल फार्मर्स करते हैं, ठीक है। बिग फार्मर्स हम बोलते हैं, स्मॉल फार्मर्स बोलते हैं, ठीक है। तो लार्ज मार्जिनल फार्मर्स, जम्मू एंड कश्मीर के फार्मर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है मार्जिनल। मतलब क्या है इसका, ये होता है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग। इनके पास एग्रीकल्चर जो होता है, लैंड जो होता है बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास लैंड है तो ये वाला एक पर्सन के पास होगा, इतना जो होता है थोड़ा सा एक किसी और पर्सन के पास, पर्सन बी के पास, ये वाला पोर्शन पर्सन सी के पास होगा, सी के पास होगा, ये ए के पास, ये बी के पास, ये सी के पास। मतलब लैंड तो है लेकिन बहुत कम एग्रीकल्चर लैंड है, होल्डिंग है, मतलब जो उनके पास एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड जो है वो हर पर्सन के पास बहुत कम है। एस्टिमेटेड एट 0.55 हेक्टेयर्स, और उन्हें एस्टिमेट कितना किया 0.55 हेक्टेयर्स जो है एग्रीकल्चर जो है लोगों के पास, एग्रीकल्चर लैंड लोगों के पास इन जनरल बताया जा रहा है, जो 2015-16 के सेंसस के हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में पॉइंट क्या याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे पास फार्मर्स को किस कैटेगरी में रखते हैं, आपको बोलना है मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में। मतलब क्वेश्चन बनेगा आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनल फार्मर्स, आपको बोलना है ये ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग जो होती है वो बहुत कम होती है। कौन कौन से क्रॉप जम्मू एंड कश्मीर यूटी में ग्रो होते हैं या इंक्लूड करते हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, आपको बोलना है राइस, वीट और मेज। ये पूरी जम्मू एंड कश्मीर यूटी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन द यूटी कंप्राइज टू रीजन्स। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में दो रीजन्स हैं, एक हो गया अपना जम्मू और दूसरा हो गया कश्मीर। तो दैट मीन ये दो रीजन्स हो गए हैविंग डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल आउटलुक, इनका अलग अलग आउटलुक। अगर आप देखोगे कश्मीर वाला रीजन, इनका इसका जोग्राफिकल आउटलुक एक अलग तरीके से है। जम्मू में देखोगे तो एक अलग प्लेन आपको देखने को मिलेगा, और कश्मीर में आप देखोगे आपको यहाँ पर ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हिली एरियाज़ हैं। तो ये हमें एक जोग्राफिकल आउटलुक अलग देखने को मिलता है। क्लाइमेट भी जम्मू का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, बहुत सारी फैक्टर्स बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये एग्रीकल्चर एक्चुअली डिपेंड करता है, ठीक है। लैंड जो होता है फर्टाइल जम्मू में ज़्यादा है या कश्मीर में ज़्यादा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है यूटी में, जो हम जम्मू एंड कश्मीर के दो रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं यूटी के अंदर, इसका ज्योग्राफी जो होता है बिल्कुल डिफरेंट है, और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स और डिफरेंट जोन्स में आते हैं, क्लाइमेटिक जोन्स में डिफरेंट आते हैं, ठीक है। ईच जोन हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, हर जोन का अपना कैरेक्टरिस्टिक है। जम्मू वाला रीजन देखो तो उसका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस भी क्लाइमेटिक जोन में वो आता है। तो कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में राइस कल्टिवेशन ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जम्मू में हम सपोज वीट का कल्टिवेशन ज़्यादा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हम सैफरन कल्टिवेशन करते हैं, जम्मू में हम सैफरन कल्टिवेशन नहीं करते, वहाँ पर किसी और चीज़ का कल्टिवेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कश्मीर में एप्पल्स निकलते हैं, सपोज हम जम्मू में बोलते हैं जम्मू में एप्पल्स नहीं निकलते, वहाँ पर सपोज हम बोलते हैं बनाना निकलते हैं। तो ये क्योंकि ये एक अलग एक क्लाइमेटिक जोन्स देखने को मिलता है, दैट लार्जली डिटरमाइन्स द क्रॉपिंग पैटर्न्स, और उसी बेस पे हम फिर डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स बनाते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट देखकर, यहाँ का सॉइल देखकर, यहाँ का सारे फीचर्स सॉइल के देखकर, क्लाइमेट को देखकर हम फिर वही क्रॉप्स ग्रो करेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर वही क्रॉप्स को सो करेंगे जो हम ग्रो कर सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पर हम बनाना लगाएंगे क्योंकि बनाना निकलेगा ही नहीं। ये नहीं कि जम्मू में जो खेत हैं उस खेतों में हम सैफरान लगाएंगे और बोलेंगे सैफरान कल्टीवेशन करेंगे, नहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ का सॉइल ऐसी है जो कि सूट नहीं करता है सैफरान के कल्टीवेशन के लिए। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से या जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर के रीजन में अगर देखा जाएगा कि सैफरान हर जगह नहीं निकलता है, सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में निकलता है अच्छा क्वालिटी वाला सैफरान, वो है पामपोर,
पुलवामा पामपुर वाले रीजन में निकलता है, तो पूरे कश्मीर में भी नहीं निकलता, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या वहाँ का जो सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सूट करता है, किसको सूट करता है, उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए। क्लियर हो गया? तो इस पर्सपेक्टिव से आपको समझना है। पैडी इज मेन क्रॉप ऑफ कश्मीर। पैडी जो होता है, इसको राइस आप बोलते हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पैडी जो होता है ये मेन क्रॉप कश्मीर का है। फॉलोड में पहले हम पैडी को कल्टिवेट करते हैं, मतलब प्रायोरिटी पे रखना अगर होगा, फिर हम मेज़ को रखते हैं, फिर हम ऑयल सीड को रखते हैं, फिर हम पल्सेस को रखते हैं, फिर हम वेजिटेबल्स को करते हैं, फिर हम फोडर को करते हैं और फिर वीट को। तो दैट मीन ये ऐसे क्रॉप्स हैं जो कश्मीर में हम ग्रो करते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे पैडी आप रखोगे। अगर हम जम्मू रीजन की बात करेंगे तो वीट इज़ द प्रेडोमिनेंट क्रॉप। देखो वीट कश्मीर में भी निकलता है, लेकिन मेनली अगर देखा जाएगा मेजरली इसका जम्मू रीजन में देखने को मिलता है। फॉलोड बाय मेज़, उसके बाद मेज़, उसके बाद पैडी, उसके बाद पल्सेस, उसके बाद ऑयल सीड्स। तो याद होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में सबसे नंबर पहले पे पैडी रखोगे, प्रेडोमिनेंट क्रॉप जो यहाँ मेन क्रॉप जिसको बोलते हो, और जम्मू में मेज़ को मेन क्रॉप आपको कंसिडर करना है। दैट डजंट मीन कि वहाँ पर राइस सब कल्टिवेट नहीं करते, राइस कल्टिवेट करते हैं बट उस तरीके से नहीं जितना कि जम्मू और कश्मीर में। आया समझ? क्लियर हो गया? फिर यहाँ पर हम बात करेंगे सैफरॉन, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की इकॉनमी पढ़ रहे हैं, माइंड में ये चीज़ें रखनी है। इकॉनमी में मतलब क्या क्या रोल रहता है, एग्रीकल्चर क्या क्या रोल रहेगा। एग्रीकल्चर में मेन पार्ट जो है दैट इज़ सैफरॉन कल्टिवेशन में भी कश्मीर रीजन में इसका मेन रोल रहता है कश्मीर की इकॉनमी के अंदर, ठीक है। अब सैफरॉन कल्टिवेशन की बात करेंगे तो सैफरॉन का दूसरा नाम क्या है आपको बोलना, इसको बोलते हैं क्रोकस स्टेवस। पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि JKSSB कुछ भी पूछ सकता है, आप सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ पूछ सकते हैं। तो याद रखना, एस से सैफरन, एस से स्टेवस, ठीक है, स्टेवस ये बोल सकते हैं, क्रोकस, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा नाम। सैफरन कल्टिवेशन इज इन कश्मीर प्राइमरली ऑकर्स इन पामपुर। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सर जो सैफरन कल्टिवेशन कश्मीर में हो रही है, ये सबसे पहले हमें मेनली कहाँ पर ग्रो हो रहा है? आपको बोलना है पामपुर में। और पामपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? आपको बोलना है पुलवामा में। पी से पामपुर, पी से पुलवामा हो गया ये वाला। द रीजन्स वेल ड्रेनड लूमी सॉइल विद गुड ऑर्गेनिक कंटेंट इज सूटेबल फॉर सैफरॉन कल्टिवेशन। ये पॉइंट एग्जाम वाला पॉइंट है, लेकिन हाईलाइट में भूल गया इसको करना, लेकिन एग्जाम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनता है आपको कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में सैफरॉन ग्रो करता है। आपको बोलना है सॉयल ऐसी होनी चाहिए जो कि वेल ड्रेनड हो, जहाँ पर ड्रेनेज फैसिलिटीज़ हो, जहाँ से पानी फ्लो होता हो, वेल ड्रेनड सॉयल हो। ये नहीं कि पानी जो है उसमें अगर आता है तो वो रुक जाता है, वो फ्लो नहीं होता सॉइल के पोर्स के अंदर। तो वेल ड्रेनड सॉइल हो, सॉइल में पोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये मैंने सॉइल का पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल ऐसे 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 मैंने रखा। अब देखो यहाँ पर जो मैं ये बना रहा हूँ, पोर जो होते हैं सॉइल के, ये वो पोरस होना चाहिए, ठीक है, वेल ड्रेनेड सॉइल होना चाहिए। लूमी कैटेगरी याद रखना, सॉइल में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लूमी वाली, एक होता है क्ले, दूसरा होता है लूमी, तीसरा होता है सिल्ट, फिर होता है सैंड ना। इनमें से कुछ भी नहीं है बट लूमी सॉइल याद रखना है। तो सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए सॉइल कौन सी होनी चाहिए? वेल ड्रेन्ड। दूसरा कंडीशन क्या है आपको बोलना लूमी सॉइल। तीसरा आपको क्या बोलना? ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए, ये याद रखना, इनऑर्गेनिक सॉइल नहीं, ऑर्गेनिक सॉइल होनी चाहिए। ये सूटेबल होता है सैफरॉन के कल्टीवेशन के लिए। अब आप बोलोगे सर इतना स्ट्रेस इस स्टेटमेंट पे क्यों है? क्योंकि यही एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बच्चे इग्नोर करते हैं, बोलते कि नहीं ये नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है कश्मीर में पुलवामा में सैफरॉन निकलता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए ना उस सैफरॉन को ग्रो करने के लिए, सॉइल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। द सैफरॉन, इसको बोलते हैं क्रोकस, नोन एज क्रोकस स्टेवस, थ्राइव्स इन सॉइल विद गुड ड्रेनेज, जिसमें ड्रेनेज हो और जिसमें वाटर लॉगिंग ना हो। मैंने क्या बोला अभी? वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ से पानी फ्लो होता है और वो सॉइल में आ जाता है, फिर वो सॉइल के थ्रू वो पोर नीचे नीचे नहीं जाता, वो यहाँ पर ही कलेक्ट हो गया, तो यहाँ पर ऐसा फ्लड जैसा देखने को मिलेगा। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको वाटर लॉगिंग बोलते हैं। जैसे रोड है ना, रोड में अगर कोई गड्ढा बनता है ना, गड्ढा बनता है, फिर जब बारिश होती है उस गड्ढे में वो पानी जो होता है स्टोर हो जाता है ऐसे से, फिर जब धूप भी होती है वो पानी वैसे का वैसा होता है, उसको बोलता है वाटर लॉगिंग, ठीक है। तो ये सॉइल में नहीं होना चाहिए। अगर सॉइल में वाटर लॉगिंग हो तो वहाँ पर वो सैफरॉन के लिए कल्टीवेशन के लिए ठीक नहीं, इसलिए उसको गुड ड्रेनेज होना चाहिए। मतलब सॉइल में जब भी पानी फ्लो हो जाए वो पानी इन पोर्स के थ्रू, वाइड्स के थ्रू ईजिली आगे 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 पास होना चाहिए। इसको बोलते हैं गुड ड्रेनेज सॉइल की होनी चाहिए, जो कि वाटर लॉगिंग ना हो। वाटर लॉगिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वाटर लॉगिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पानी इकट्ठे नहीं रहना चाहिए सॉइल के अंदर, वो तो फिर जैसे वेटलैंड्स होते हैं वो वैसी फिर कंडीशन हो जाएगी। पामपोर्स क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस, मैंने पहले बोला
कहीं पर जब भी हम किसी भी क्रॉप की बात करेंगे ना, एक तो हमें क्लाइमेटिक जोन्स देखने पड़ते हैं और सॉइल की क्या क्या कंडीशंस हैं। ये लिखा है पामपोर्स क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस मेक इट आइडियल फॉर हाई क्वालिटी सैफरन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हम हाई क्वालिटी सैफरन कल्टिवेशन कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ के सॉइल की कंडीशंस भी आइडियल होती है और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी, कंट्रीब्यूटिंग टू द रीजन्स रेपुटेशन एज ए मेजर सैफरन प्रोड्यूसर इन इंडिया। और ये कंट्री का, ये जम्मू एंड कश्मीर का एक आप बोल सकते हैं एक रेपुटेशन, ठीक है, एज ए मेजर सैफरन प्रोड्यूसर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सैफरन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर हैज़ एन इंटरनेशनल आइडेंटिटी। जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे, इसको आइडेंटिटी जो अगर देखा जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलता है, ड्यू टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्वालिटी सैफरन। क्यों? क्योंकि यहाँ का एग्रीकल्चर में जब हम सैफरन की बात करते हैं, वो वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो हाई क्वालिटी सैफरन है जो कि कश्मीर वैली में ग्रो होता है। इट्स मेजर इंटेंसिटी इज पुलवामा एंड बडगाम डिस्ट्रिक्ट्स। मेजरली पुलवामा, हमेशा आपको पुलवामा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर JKSSB ने कभी छेड़ा भी ऐसा क्वेश्चन और वो आपको पूछ रहा है कि ये बताओ कि मतलब उसने कॉम्बिनेशन दिया है डिस्ट्रिक्ट्स को, फिर लिखा है पुलवामा एंड बडगाम, ऑप्शन बी में लिखा है पुलवामा एंड श्रीनगर, ठीक है, पुलवामा एंड श्रीनगर लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा है बडगाम एंड श्रीनगर लिखा है, फिर ऑप्शन डी में लिखेगा और कुछ लिखेगा ऑप्शन डी में, नन ऑफ द अबव। आपको पुलवामा और बडगाम वाला ऑप्शन को पकड़ लेना है, ठीक है। तो मेजरली आप इतना याद रखोगे कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। नियरली 98% ऑफ द टोटल एरिया इन द यूटी अंडर द क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन कश्मीर प्रोविंस। देखो जितना भी यूटी का, जितनी भी जम्मू कश्मीर यूटी है, अब हम कश्मीर में भी हम क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाला कश्मीर वाला पार्ट बनाऊंगा, नीचे वाला जम्मू वाला पार्ट बनाऊंगा। देखो क्रॉप्स को आप कश्मीर में भी कल्टिवेट करते हो, क्रॉप्स आप जम्मू में भी कल्टिवेट करते हो, लेकिन 90% 98% जो भी हम जितना भी हम लैंड यूज़ करते हैं किस में, कल्टिवेशन, क्रॉप्स को कल्टिवेट करने के लिए, उसमें से पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जितना भी हम लैंड यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, क्रॉप्स को कल्टिवेट करने के लिए, उस क्रॉप्स को, उस जितना भी वो एरिया है उसका 98% हम कश्मीर में ही इस्तेमाल करते हैं। ये है नियरली 98% ऑफ टोटल एरिया इन द यूटी। जितना भी हम हमारे यूटी में एरिया है क्रॉप्स के अंदर, मैं नहीं बोल रहा पूरे जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, मैं बोल रहा हूँ वो एरिया जिस एरिया में हम क्रॉपिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ ये जम्मू एंड कश्मीर है, अब इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से मैं कुछ पोर्शन कवर करता हूँ, ये वाला पोर्शन मैंने कवर कर लिया, ये वाला, तो ये मैंने लिया, ये इतना एरिया जो है इसमें हम क्रॉप कल्टिवेशन करते हैं, ठीक है। अब ये 100% हो गई, पूरा लैंड हो गया ना, कौन सा लैंड जिसमें हम क्रॉपिंग करते हैं, लेकिन इसमें से मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। इसमें मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट जो है नीचे वाला, ये जम्मू वाला एरिया है, और ये वाला पार्ट जो है ये कश्मीर वाला एरिया है। कौन सा वाला, ये कश्मीर वाला एरिया है, ये जम्मू वाला, नीचे वाला जो है जम्मू वाला एरिया है। अब जम्मू वाला एरिया जो है, जो ये बॉक्स था, ये पूरा लैंड था जहाँ पर हम क्रॉपिंग करते थे, जहाँ पर हम कल्टिवेशन करते हैं। अब जम्मू वाला रीजन जो है दैट इज़ 2% अप्रॉक्सीमेटली, और ये वाला 98%। तो दैट में जब 98%, तो सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग हम कहाँ से करते हैं, हम करते हैं कश्मीर में। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। 98% ऑफ द टोटल एरिया इन द यूटी अंडर द क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन कश्मीर प्रोविंस। इट्स कल्टिवेशन इन जम्मू डिवीजन इज कन्फाइंड टू फ्यू पॉकेट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ किश्तवाड़। जनरली कोई डिस्ट्रिक्ट, कुछ पॉकेट्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर हम कल्टिवेशन क्रॉप्स की करते हैं। द यूटी होल्ड्स फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सैफरन, ठीक है। तो जब अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी को अगर वर्ल्ड लेवल पे लिया जाएगा तो ये पहला नंबर इसका है, पहली रैंक है, ठीक है, जो कि क्या करता है, सैफरन कल्टिवेशन जो है, सॉरी वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन सैफरन की जम्मू एंड कश्मीर यूटी में हो रही है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन जो होते हैं सैफरन की वो जम्मू एंड कश्मीर में होती हैं, ठीक है। सैफरन इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस। ये कैटेगरी आप स्पाइस में रखते हैं, फ्रूट्स नहीं है ये, ठीक है, ये स्पाइस कैटेगरी में होती है। कौन सा, सैफरन। और जो कश्मीरी कहवा बनाते हैं ना उसमें ये डाल देते हैं। और इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं। इट हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज़ इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसको हम ट्रेडिशनली मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। इट हैज़ आल्सो बीन यूज इन फैब्रिक डाइज में भी यूज़ करते हैं, स्पेशली इन चाइना में यूज़ होता है और इंडिया के अंदर, और परफ्यूम्स में भी यूज़ होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सैफरन का इतना डिमांड क्यों है, सैफरन के इतना प्राइस हाई क्यों है, ये एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि
इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, काफ़ी एडवांटेजेस हैं। एज ए स्पाइस भी यूज़ करते हैं, एज ए मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, एज ए डाई भी यूज़ करते हैं, एज ए परफ्यूमरी भी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पज़ इन इंडिया, रिलीजियस पर्पज़ के लिए भी इंडिया में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन पर्शियन, पर्शियन में भी यूज़ होता है। इंडियन, यूरोपियन और अरब, ये चार याद रखना। पर्शिया, इंडिया, पर्शिया मतलब ईरान, आप इस तरीके से याद रखो, पर्शिया, इंडिया, यूरोप और अरब, उनके जितने भी क्यूजिन्स हैं उन क्यूजिन्स में इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि आपको पता है जब कश्मीर में मैरिज होते तो वहाँ पर सैफरन का काफ़ी अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। इन 2020 के हिसाब से अगर देखा जाएगा, द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको बोलते हैं GI रजिस्ट्रेशन फॉर सैफरन ग्रोथ इन कश्मीर वैली। 2020 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट को इशू किया है, टैग दिया है। किसका टैग? GI टैग दिया है। सैफरन को GI टैग मिला है 2020 में कश्मीर वैली के अंदर। क्वेश्चन है सर, ये GI टैग होता क्या है? ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये है ए जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब GI होता है। GI मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन इज ए साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट। ये एक ऐसा साइन होता है जो एक प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट हैव ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन, जो एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक रीजन में इसका ओरिजिन होता है, इसकी पैदावार होती है, इसकी प्रोडक्शन होती है, एंड पॉजेसेस क्वालिटीज़ और ए रेपुटेशन, और इसमें क्वालिटीज़ भी होती है, ये रेपुटेटेड होता है, दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। ये किसकी वजह से होता है? इसके ओरिजिन की वजह से। जिस जगह पर वो ग्रो हो रहा है उसमें, उस एरिया की खासियत ये होती है कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हम करते हैं उसमें क्वालिटीज़ होती है उस प्रोडक्ट में। जैसे कश्मीरी शावल्स की हम बात करें, पश्मीना शावल्स, वो भी उसका GI टैग आपको देखने को मिलेगा। विद द GI टैग, इस GI टैग की वजह से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सैफरन को GI टैग दिया गया, बोला गया ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसकी क्वालिटीज़ अच्छी खासी है, ठीक है। विद with the GI tag, Kashmir saffron will acquire more prominence, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी इन द एक्सपोर्ट मार्केट। तो एक्सपोर्ट ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, एंड वुड हेल्प फार्मर्स टू गेट बेस्ट रिम्यूनरेटिव प्राइजेस, और जिसका फ़ायदा फार्मर्स को भी होगा जो इसकी कल्टिवेशन करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेट करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। जब उनको फ़ायदा होगा, ओवरऑल इकॉनमी ग्रो हो जाएगी, ओवरऑल इकॉनमी ग्रो हो जाएगी, और कश्मीर का जो ये मार्केट है ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, जिसकी वजह से एक रेपुटेशन भी हो रही है कंट्री की। दूसरा ये है कि जो यहाँ के फार्मर्स होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, उनको भी प्राइस मिलता है, अच्छा खासा प्राइस मिलता है जब वो बेचते हैं मार्केट में, और ओवरऑल जम्मू कश्मीर इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए ये इकॉनमी का मेन पार्ट हमें देखने को मिलता है। कुछ क्वेश्चंस है जो आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चंस 5 या 2-4 क्वेश्चंस मैं क्रिएट करके लाया सिर्फ आपके लिए, आपको माइंड में आना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन JK SSB पूछ लेता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट फॉर सैफरन कल्टिवेशन? कौन से डिस्ट्रिक्ट में हम सैफरन की कल्टिवेशन करते हैं? मैंने अभी बोला पुलवामा में, और ये तो डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अगर एक एरिया की बात की जाएगी आपको बोलना है वो है पामपोर, ठीक है। अगर यहाँ पर होगा पुलवामा भी, यहाँ पर बड़गाम भी होगा, तब भी आप पुलवामा को ही करना है। हरी बात समझिए, याद रखना। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर सैफरन कल्टिवेशन? सैफरन को कल्टिवेट करने के लिए कौन सा टाइप का सॉइल का इस्तेमाल होना चाहिए? यहाँ पर लूमी सॉइल में ग्रो होता है। सलाइन का मतलब साल्ट होता है। किले तो आपको पता ही है, किले के बर्तन होते हैं। सैंड तो आपको पता ही है सैंड क्या होता है, तो यहाँ पर लूमी इसका है। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ सैफरन? सैफरन का साइंटिफिक नेम क्या है? आपको बोलना है ये क्रोकस स्टेवस इसका साइंटिफिक नेम है। जो ऊपर मैंने बोला यहाँ पर वही कहानी है, सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ के लिए मैं ये लेकर आया, सो दैट आप प्रैक्टिस भी इसको यहाँ पर ही फिनिश करो, सो दैट आपका टॉपिक याद हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, विच क्लाइमेटिक कंडीशन फेवर सैफरन कल्टिवेशन? ऐसी कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन है, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में सैफरन प्रोडक्शन हो रही है? बस आपको इस तरीके से इस चीज़ को समझना है, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में सैफरन कल्टिवेशन हमें देखने को मिलती है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ऑप्शन जो है टेम्परेट एंड ड्राई, बस ये यहाँ पर आपको याद रखना है। टेम्परेट क्लाइमेट ऊपर मैंने नहीं बोला, MCQs में कवर हो गया। क्लाइमेट आपको चाहिए एक टेम्परेट क्लाइमेट और ड्राई क्लाइमेट, इस क्लाइमेटिक रीजन में ये ग्रो होता है। मैंने तो ऊपर आपको सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, लेकिन क्लाइमेट आपका टेम्परेट और ड्राई होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखना है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोमिनेंट लोकल वेराइटी ऑफ सैफरन ग्रोन इन कश्मीर। प्रोमिनेंट लोकल वेराइटी जो सैफरन ग्रो होता है कश्मीर में, उसकी लोकल वेराइटी का नाम क्या आपको बोलना है, कश्मीरी सैफरन उसको बोलते हैं। देखो, एक होता है स्पेन में, ईरान में भी सैफरन होता है, मोरक्कन सैफरन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये लोकल वेराइटीज़ का नाम है कि जिन जिन इलाकों में सैफरन ग्रो होता है वहाँ पर इसका लोकल नेम है। तो अब यहाँ पर लोकल वेराइटी जो है सैफरन के कश्मीर में, वो ईरानियन सैफरन नहीं है, वो अपना कश्मीरी सैफरन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, नेशनल सैफरन मिशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फिर उसके MCQs, और फिर आगे मैंने पहले बोला 10-15 क्लासेस में ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक ही बार जो हैं क्या बोलते हैं इसको, जम्मू कश्मीर इकॉनमी पे अच्छा खासा होल्ड हो आपको, जो स्टेट PSCs में भी आपको फिर ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टॉपिक को, ये जो है जो सुपरवाइज़र का कोर्स AAS अकेडमी पे चल रहा है, उसके जो हैं ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं जो सिलेबस में है। ये उसके ऐसे नोट्स हैं जिनको डिटेलर नोट्स बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जब टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ, ये ट्रैफिकिंग वाला टॉपिक है और इसको डिटेलर तरीके से कवर किया जाता है। ट्रैफिकिंग के एग्जांपल्स क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें, इंक्लूडिंग काजेज़ क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें एक डिटेलर तरीके से, कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, और MCQs भी आप साथ साथ देख सकते हो। यहाँ पर भी 5 MCQs ऐड किए गए हैं, यहाँ पर भी ऊपर भी देखोगे आप, यहाँ पर भी MCQs ऐड किए गए, आप देख सकते हो। तो ये आप देखो एक टॉपिक के ऊपर हम कितना एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जो आपका स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट जो है सोशोलॉजी, इसमें सुपरवाइज़र में, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, एक चैप्टर, एक यूनिट आपको एज एक एक बुक पढ़नी है। एक मतलब एक यूनिट है ना, एक यूनिट में 5 चैप्टर्स हैं, 5-6 चैप्टर्स हैं, वो एज एक एक बुक पढ़नी पड़ती है आपको। इतना इसमें इंफॉर्मेशन है जो आपको पढ़ना बहुत, इसीलिए इन्होंने 60 मार्क्स, आधा पेपर आपका आ जाएगा उसी में, उन्हीं 6 यूनिट्स में आधा पेपर आपको आएगा। तो दैट मीन्स आधा पेपर का मतलब क्या होता है, यही अगर देखोगे GK के परस्पेक्ट के हिसाब से देखोगे, वहाँ पर आपको पॉलिटी पढ़नी पड़ती है, वहाँ पर आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है, आपको साइंस भी पढ़ना पड़ता है, आपको मैथ भी पढ़ना पड़ता है। फिर 10 मार्क्स इसके रखो, 10 मार्क्स इसके रखो, ठीक है, सपोज इसके रखो 10 मार्क्स, इसके रखो, फिर आपको कंप्यूटर भी है होगा उसको 10 मार्क्स, तो कितना आप तो सालों लगाते ना इसको पढ़ने में, GS ये सारा कुछ कवर करने में। और इसी तरीके से 60 मार्क्स आपको सोशल स्पेशलाइजेशन का दिया हुआ, आपको जितना टाइम आप इनको दे तो उतना ही इनको देना है, आया समझ। तो इसीलिए हम इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मैं खुद इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ कंटेंट मेकिंग में। और फिर तो लेक्चर्स तो आपको पता ही कैसे देते हैं, बट मेन मैटर करता है कंटेंट। आप कंटेंट देखो एक ही टॉपिक के ऊपर, ये टॉपिक है, ये चैप्टर भी नहीं है, इस टॉपिक के अंदर इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक्स हैं, ट्रैफिकिंग, बैगरी और इसके अंदर करप्शन जो डिटेल्ड है। तो ये था डिटेल नोट्स इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वही सर टेलीग्राम चैनल, वही सर एकेडमी के, वहाँ पर मैं कुछ सिंपल नोट्स जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसी टॉपिक का शॉर्ट नोट्स भी हम क्रिएट करते हैं, सो दैट बच्चे जब एक टॉपिक को कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करते हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स भी हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट नोट का सैम्पल जो है शेयर किया हुआ, आपको दिखाऊंगा, सो आपको माइंड में आ जाए किस तरीके से हम चल रहे हैं इसके रिलेटेड। ठीक है, तो उसके बाद आपके लिए ये चीज़ ईजी होगी कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं अभी तक, 8-10 दिए होंगे। सिलेक्शन का मेन जितना मुझे अंदाज़ा लगता है बच्चों में, वो कंटेंट प्रॉब्लम ही होती है। बाकी तो पढ़ते आप हो, आप मेहनत भी कोई भी शक नहीं है, लाइब्रेरी में बैठते हो, टाइम स्पेंड करते हो पढ़ाई के साथ, बट मेन फॉल्ट होता है आपके कंटेंट में और आपके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा। अगर कंटेंट अच्छा होता है तो फिर इशू नहीं है, फिर अगर टाइम दे दोगे भी तो वो फिर फ़ायदेमंद होता है वो टाइम देना। क्योंकि अगर आपको पता है कंटेंट पढ़ते हैं तो कंटेंट में क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर उसमें तो आपको पता ही है फिर ये तो आएगा ही एग्ज़ाम में, तो क्यों छोड़ना है। ठीक है, तो इसी का हम शॉर्ट वर्जन भी क्रिएट करते हैं। ये शॉर्ट नोट्स है रिवीजन के, यही जो मैंने अभी आपको टॉपिक दिखाया था, वो तो मैंने एक टॉपिक दिखाया था, यहाँ पर मैंने वो एक टॉपिक दिखाया था, लेकिन ये आपको एक्चुअली एक चैप्टर है, ये पूरा एक चैप्टर है। फिर इसको मैंने समरी में कन्वर्ट किया हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये मैंने टेलीग्राम पे ये वाली चीज़ तो शेयर की है मैंने। ठीक है, फिर बैगरी जो है इसको मैंने देखा था, और यहाँ पर इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ आपको माइंड में आ जाए पढ़ना किस एंगल से है। जब आप ट्रैफिकिंग पढ़ते हो तो आपको ट्रैफिकिंग में पूरा डेफिनेशन देखना है। ट्रैफिक में डेफिनेशन क्या है, आपको टाइप्स ऑफ ट्रैफिकिंग में, फिर ह्यूमन में ड्रग ट्रैफिकिंग क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स, ऑर्गन ट्रैफिकिंग इसके एग्जांपल्स।
ठीक है, एक अलग अलग तरीके से इसको काजेज़ क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें, इम्पैक्ट क्या रहेंगे, प्रिवेंट कैसे करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिक क्या है, कंक्लूड कैसे करेंगे, बैगरी जो है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। 3 चैप्टर्स को, 3 टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर किया हुआ है, सो दैट आप कंप्लीट इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, ये टेलीग्राम ये है, प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर इस ऐप को WS Academy लिखना और इसको इंस्टॉल करिए। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा था। ठीक है, तो वहाँ पर एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वे, तो आप वहाँ से कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना ही लिखोगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, बस ये करना है आपको। क्या आपको समझ आ रहा है, कमेंट सेक्शन में। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, कम से कम 30-40 कमेंट्स लिखा करो, सो दैट ये है कि और भी हम अच्छे तरीके से काम करें। ज़्यादा यही लिखना कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, इकॉनमी में फ़र्क आपको आ रहा है इकॉनमी पढ़ने में या नहीं। मेरा पर्पज़ यही है, क्योंकि आपको अगर फ़र्क लग रहा है कि समझने में कि हाँ हम अच्छे से अब समझ रहे हैं इकॉनमी, जैसे हम पढ़ रहे थे उससे हम अच्छे तरीके से अब समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिर और भी इंसान चाहता है कि नहीं बच्चों को समझ आ रहा है, वो इंटरेस्ट भी है उनको, तो और भी फिर इंसान एलाबोरेट कर पाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।